हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड का टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे और इसे डिटेल में हम लोग देखेंगे। इसमें 10 प्रश्न आप सभी के लिए दिए गए हैं और इन 10 प्रश्नों के बेस पे आप देखेंगे पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड का है वो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सभी वीडियो जो भी अपलोड किए जाते हैं उसे प्रॉपर तरीके से देखिए और जो भी आपके सजेशंस हो उसको देना ना भूलिएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेपर का जो पेड ग्रुप चालू किया गया था उसी में ये टेस्ट कराया गया है और उसका सॉल्व यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के शोध ने क्रियासूचक शब्द नियंत्रण, हेरफेर करना और अवलोकन करना सर्वाधिक प्रासंगिक हैं। यानी कि किस टाइप के रिसर्च में ये आपके कंट्रोल करना या उसमें जोड़ तोड़ करना या हेर फेर करना या उसको ऑब्जर्वेशन करना सबसे ज़्यादा रिलेवेंट माना जाता है। किस प्रकार की शोध में? हिस्टोरिकल में। तो हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में हमने आपको बताया है, नोट्स में भी बताया था, इस पे आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया गया था कि जो आपकी पारंपरिक या प्राचीन काल के जो भी शोध हैं या जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं तो आपकी कहानी हो गए या कोई कथानक हो गए या मान लीजिए आप कहीं से खुदाई वगैरह के बाद जो भी चीज़ें मिली उससे आप रिसर्च करते हैं तो ये सभी आपका हिस्टोरिकल रिसर्च में आ जाता है। फंक्शनल रिसर्च में क्या है? फंक्शनल रिसर्च में ये होता है कि तत्कालीन प्रभाव की बात करता है। और अगला है यहाँ पे कि ग्राउंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो जो ज़मीनी सिद्धांत पे आधारित होता है, तो बेसिक एकदम लो लेवल से स्टार्ट होता है, यानी डाउन टू अर्थ से ये कह सकते हैं आपकी। इसका जो भी इसको आप फंडामेंटल रिसर्च के रूप में भी जाना जाता है ये, यानी मौलिक सिद्धांत भी इसे आप मान सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर नियंत्रण, हेर फेर और अवलोकन की बात होती है तो आपका कौन सा होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में चर वगैरह होते हैं शामिल। तो इसमें अब देखिए ये हमने नोट्स भी आपको दिया है, वहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट उसमें मेंशन भी है कि यहाँ पे नियंत्रण हेर फेर करना पॉसिबल होता है, सर्वाधिक प्रासंगिक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब ये कि जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो आपके कंट्रोल में ही रहेगा ना, कि आप जो भी मटेरियल वहाँ पे मिलाएंगे उसी तरह से आपका वहाँ पे आउटपुट देगा। ठीक, अवलोकन भी वहाँ पे आप करते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अगला है कि निम्न में से किस शोध के द्वारा मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रश्न है कि किस शोध से आप मौजूदा परिस्थिति में ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे? एक्शन रिसर्च में, फंडामेंटल रिसर्च में, अप्लाइड रिसर्च में या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है, जितने भी टाइप यहाँ पे दिए गए हैं सभी टाइप को हमने कराया है, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है फंडामेंटल रिसर्च, फिर भी हमने वहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं फंडामेंटल रिसर्च के। अब देखिए कह रहा है कि शोध के द्वारा मौजूदा यानी कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें तत्कालीन सुधार किया जाए। तो इसमें किस पे ध्यान केंद्रित किया जाता है? अप्लाइड में या फिर एक्सपेरिमेंटल में या एक्शन में। तो यहाँ पे देखिए सभी के बारे में आप नोट से पढ़ लीजिएगा और राइट आंसर जो फिलहाल यहाँ पे आपका है वो है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च से मतलब ये क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब कि जो मौजूदा परिस्थिति या तत्कालीन परिस्थिति है उसमें सुधार करना। ठीक, ये भी आपका नोट्स में है, डायरेक्ट दूसरी तीसरी लाइन में ये मेंशन होगा जो यहाँ पे पूछा गया है। अगला है मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता दर्शाता है, यानी जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, व्हाट इज़ द फंडामेंटल रिसर्च के बारे में पूछ रहा है। तो क्या इसमें एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यू आइडियाज़, या इसमें न्यू आइडियाज़ को संश्लेषित करना होता है, या फिर इंटरप्रेट न्यू थ्योरीज यानी नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, या फिर अनुसंधान के विषय मौजूदा सामग्री का मूल्यांकन करना, या विभिन्न विषयों के बारे में मौजूदा साहित्य का अध्ययन करना। तो देखिए जो फंडामेंटल रिसर्च होता है वो क्या करता है कि जो भी नई थ्योरीज होती हैं उसको वहाँ पे वो लाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल रिसर्च का तो ये है आपका नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, इंटरप्रेट टू न्यू थ्योरीज। क्लियर हुआ?
अगला है कि एक दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म अनुसंधान अध्ययन को क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, क्वालिटेटिव या कोई नहीं। अब देखिए जो यहाँ पे दिया गया सभी आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च में मेंशन है। जब आप नोट्स देखेंगे नोट्स में आपको ये मिल जाएगा। तो पहला दिया कि क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। अब देखिए अनुदैर्ध्य में जो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल तो ये आपका कार्योत्तर इसे ई कहते हैं, घटनोत्तर ये बहुत फास्ट होता है। क्वालिटेटिव में भी ये गुण नहीं पाया जाता है। तो जो राइट आंसर यहाँ पे आपका है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो है अनुदैर्ध्य अनुसंधान, ये आपका लॉन्ग टर्म का रिसर्च होता है। अगला है यहाँ से कि एक 9 वर्षीय बालक और 7 वर्षीय बालक की तुलना में लंबा होता है, यानी 9 वर्षीय बालक जो है ये 7 वर्षीय बालक की तुलना में लंबा है। तो ये किस प्रकार के रिसर्च का एग्जाम्पल हो जाए, गुणात्मक जी नहीं, एक्सपेरिमेंटल ये भी नहीं, लॉन्गिट्यूडनल ये भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा कि 9 वर्षीय बालक 7 वर्षीय बालक की तुलना में लंबा होता है। अब देखिए ये आपका यूजीसी में एक बार पूछा गया प्रश्न था, बहुत पहले वाले में देखिएगा, प्रीवियस ईयर में मिलेगा, आई थिंक 2010 के आसपास। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रिसर्च होगा। तो जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता है ये देखिए, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की 9 वर्षीय बालक 7 वर्षीय बालक की तुलना में लंबा होता है, इसे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहते हैं। अगला वह चर जिसे प्रयोक्ता द्वारा या प्रयोगकर्ता द्वारा मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रयोगकर्ता द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे देखिए हमने आपको चर का वीडियो बनाया था, तो चर वाला यदि वीडियो आप देखे होंगे तो निश्चित तौर पर इसे कर ले जाएंगे। उसमें ये बोला गया था कि जिसके द्वारा यानी वह चर जिसे प्रयोगकर्ता द्वारा मापा जाए उसे क्या कहते हैं। अब देखिए जिस पे प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहेंगे, परतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट, और जिसके द्वारा उस पर प्रभाव पड़ाया जाता है उसे कहते हैं डिपेंडेंट चर, सॉरी उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया कि जिस पे प्रभाव पड़े उसे कहते हैं परतंत्र चर, परतंत्र यानी कि डिपेंडेंट इसका इंग्लिश हो जाएगा, और जिसके कारण से प्रभाव पड़ रहा है उस कारण को कहते हैं स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है कि एक चर है जिसे प्रयोगकर्ता जिसके द्वारा मापता है, ठीक। अब किस चीज़ की माप करता है ये यहाँ पे आपको देखना है। तो माप करता है अर्थात कि जिसके द्वारा मापा जाए वो क्या होगा, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र है, तभी तो उसको किसी का वेरिएबल्स माना गया। यदि वह स्वतंत्र नहीं होता तो जो मापा जाए, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है उपलब्धि, जो उपलब्धि उसे प्राप्त होती है तो क्या होगा, उपलब्धि ये आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि इस पे इसका कारण किसका कारण पड़ा है, पढ़ाई का। तो पढ़ाई यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगी यानी स्वतंत्र चर हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए चर वाला भी वीडियो आपको बताया गया, भेजा भी गया है, तो आप लोग देखिएगा वहाँ पे ग्रुप में। अगला हार्थ्रोन इफेक्ट, देखिए हार्थ्रोन इफेक्ट एक, तो यहाँ पे जो हार्थ्रोन इफेक्ट है उसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रयोग करता है उसको ये पता चल जाए कि वह कर क्या रहा है, यानी जो भी चीज़ वो कर रहा है यदि उसके बारे में उसे जानकारी है तो वही क्या होता है, यहाँ पे हार्थ्रोन इफेक्ट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उस हिसाब से ये आपका कि ऐसी अवस्था जिसमें जो प्रयोज्य है प्रयोग करता है उसे अज्ञात हो जाता है कि वह प्रयोग में कार्य कर रहा है, अर्थात वो क्या कार्य कर रहा है इसके बारे में उसको जानकारी हो जाए। अब यहाँ पे देखिए कि बारे में जानकारी ना हो और ये अचेतन प्रयोज्य संगत चरों पर नियंत्रण कायम करने की सुविधा, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसी को बोलते हैं हार्थ्रोन इफेक्ट। हार्थ्रोन इफेक्ट के बारे में जब हम प्रीवियस सॉल्व करा रहे थे वहाँ पे आपको इसका डिटेल प्रोवाइड कराया गया है। जिस प्रयोग का उद्देश्य प्रयोग में होने वाली कठिनाइयों की पहचान करना होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो भी कठिनाई आती है उसको पहचान करने को क्या कहा जाता है।
उसे कहा जाता है क्रूशियल एक्सपेरिमेंट या फिर एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट या कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट या पायलट एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, जिस प्रयोग का उद्देश्य प्रयोग में होने वाली कठिनाइयों की पहचान करना होता है, अर्थात कि उसका उद्देश्य ही वही है कि भाई हम जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसमें जो भी कठिनाई है उसी को केवल हम पहचानेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वह है पायलट एक्सपेरिमेंट, ठीक, यानी अग्रगामी अनुसंधान या प्रयोग। अगला है, किसी प्रयोग के लिए 10 साल या 20 साल के 2 व्यक्ति के समूह तैयार किए गए। इस समूह में उम्र को किसमें रखा जा सकता है, किसमें रखा जा सकता है। टाइप ई स्वतंत्र चर, टाइप एस स्वतंत्र चर, आश्रित चर या नियंत्रित चर। अब देखिए, चर वाला वीडियो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एक प्रश्न आपका मान के चलिएगा कि वेरिएबल से आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। वेरिएबल से यदि प्रश्न आएंगे तो उस वीडियो को यदि आप देख ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे हमने मेंशन किया है कि स्वतंत्र चर भी 2 टाइप के होते हैं, एक टाइप ई होता है, एक टाइप एस होता है, ठीक। तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा, उसे देखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि 10 साल और 20 साल के व्यक्तियों के 2 समूह तैयार किए गए। इस समूह में उम्र को किस में रखा जाए, यानी जो उसकी एज है उसको किस में रखा जाए। तो एज जो आपका रखा जाता है वो टाइप एस में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका टाइप एस स्वतंत्र चर है उसमें उम्र को रखा जाएगा, ठीक। अगला है, किसी प्रयोग के लिए 10 और ये 2 बार सेलेक्ट हो गया था। निम्न में से किसी चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अब देखिए, कौन सा यहाँ पे आपका वेरिएबल नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, या एनेक्सिटी यानी चिंता, रोशनी का स्तर यानी लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, या अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वह है अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण। तो ये जो आपका होता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होते हैं, इसको वेरिएबल्स आप नहीं मान पाते हैं क्योंकि ये आपके सेंसर से एक्स्ट्रा होते हैं, अर्थात कि ये अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण होता है यानी परसेप्शन होता है। और जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके खुद के फीलिंग्स को भी आप यहाँ पे मान सकते हैं वेरिएबल्स के तौर पे, या जो भी आप वर्क करते हैं उसको भी आप वेरिएबल्स के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो आपके इंद्रियों से परे हो, यानी सोच समझ हर चीज़ से दूर हो, उसे आप यहाँ पे वो एक प्रकार का जो परसेप्शन हो, परसेप्शन को कभी भी आपको वेरिएबल्स के अंतर्गत नहीं शामिल किया जा सकता, ठीक। तो इसमें इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।